वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए जो हमने आपको कल अनसीन पेशेज दिया था उसके सॉल्यूशंस के साथ आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आपने जरूर उस अनसीन पेशेज को सोल्व कर लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हम जैसा हम आपको सिखाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि अनसीन पेशेज में जो गलतियां होती है उन्हें हमें बिल्कुल दूर करके और इसके फुल मार्क्स लेकर आने हैं। आइए आप अपने आंसर्स चेक कीजिए। पहला क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था, व्हाई डू इंडियन फार्मर्स कमिट सुसाइड्स, यानी भारतीय किसान क्यों सुसाइड्स यानी आत्महत्या करते हैं। इसका आंसर लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले तो आंसर हमें ढूंढना है, तो ये आंसर हमें मिला है आपकी इस पेसेज की सेकंड लाइन में, जहां ये आपके इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस एक्सट्रीम पुअर्टी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी जो भारतीय किसान होते हैं उन्हें बहुत ही अधिक गरीबी और वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो आत्महत्या करते हैं। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स ने जो लाइन मिलाकर वर्ड मिलाकर आंसर लिखते हैं, उन्होंने लिखा होगा बट द रियलिटी इज डेट से लेकर सुसाइड तक। हालांकि आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम बहुत अच्छा आंसर देना सीख ही रहे हैं तो क्यों ना हम लाइन के बजाय उसमें से जो आंसर निकल रहा है उसको निकाल कर और अच्छा आंसर बनाना सीखें। तो इसका तरीका वही है, क्वेश्चन से आंसर निकालना। तो वाई डू हम हटाएंगे, इंडियन फार्मर्स डू हट गया तो कमिट का कमिट रह जाएगा, सुसाइड्स हटा देंगे, वाई वाला है तो किससे शुरू करेंगे, बिकॉज से। ये देखिए, इंडियन फार्मर्स कमिट सुसाइड्स बिकॉज, क्योंकि अब आपके जो पेपर में दिया हुआ है यहां पर देखिए, इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस एक्सट्रीम पुअर्टी। अब इंडियन फार्मर्स यहां आ गया तो हमें दोबारा वापस यहां पर ये जो हमने आंसर लिखा यहां पर दे लिखने की आवश्यकता है, इंडियन फार्मर्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने संज्ञा लिख दी तो फिर हम यहां पर सर्वनाम यानी प्रोनाउन लिख सकते हैं। बिकॉज से शुरू करेंगे, बिकॉज दे हैव टू फेस से हमने लिखा, कुछ नहीं किया, लाइन में से लिखा है, बस तरीका चेंज किया है, दे हैव टू फेस से लेकर और हमने आंसर लिख दिया आपका क्राइसिस तक, और आपका आंसर बहुत शानदार बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अफेक्ट्स द फॉर्चून ऑफ द फार्मर्स, यानी किसानों के भाग्य को क्या चीज प्रभावित करती है। और इसका जो हमने आंसर लिखा है एनी फेलियर ऑफ नेचर से लिखना है, यानी इसका आंसर आपको ये रहा, जो आपका पेज 2 है उसकी लास्ट लाइन में एनी फेलियर ऑफ नेचर से लेकर फार्मर्स तक, यानी इसमें तो कोई चेंज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लाइन भी लिख दी है, तभी 100% मैच कर रही है, बिल्कुल फुल मार्क्स आएंगे सेकंड वाले में, कोई ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज इंडियन एग्रीकल्चर एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी भारतीय कृषि को एक असंगठित क्षेत्र भाग पार्ट क्यों माना जाता है। भारतीय कृषि में ऐसी क्या कमी है कि इसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर माना जाता है। तो ये जो आपके पेज नंबर 2 पे सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर दिया हुआ है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, जहां उन्हें वर्ड मिल गया जैसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ये मिल गया, तो वो क्या करेंगे, पहली लाइन में दिया हुआ है दूसरे पेज की सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन में सेकंडली इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली, ऐसे लिखेंगे, और ये आंसर देने का बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि सेकंडली तो वो पूछ ही नहीं रहा, दूसरा ये है, दूसरा तो पूछ ही नहीं रहा, वो तो क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहा है कि भारतीय जो कृषि है उसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्यों कहा जाता है। तो हमें क्या करना है, इसका आंसर लिखना है, हाउ हटाएंगे इंडियन एग्रीकल्चर और फिर सब्जेक्ट के बाद यहां पर सहायक क्रिया लिखेंगे, इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, भारतीय कृषि को एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहा जाता है, ये इज यहां आ गया, और फिर आप चाहें तो फिर इसका आंसर लिख सकते हैं बिकॉज या एज देयर इज नो सिस्टमैटिक कल्टीवेशन से आपको इसका आंसर लिखना है यहां पर, और ये आपको लिख दिया मान लो साइज एज तक। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा पैराग्राफ भी लिख देते हैं, जैसे उन्होंने पूरेस्ट फार्मर्स तक लिख दिया, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग आंसर हो जाएगा, हमें आंसर यहाँ पर रोक देना चाहिए।
फिर भी अगर उन्होंने वहाँ तक भी लिख दिया तो ऐसा नहीं है कि उसके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन कोई एग्जामिनर को सकता है अच्छा ना लगे, क्योंकि 4-5 लाइन बढ़ जाएगी। इतना बड़ा तो जैसे कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ हो वैसा हो जाएगा, तो यहाँ तक भी रोक दे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 4, वाई हैव फार्मर्स मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स बीन नैरोइंग। भारतीय किसानों के फायदे का जो मार्जिन है वो कम क्यों होता जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो आपका जो दूसरा पेज है, इसका 3rd पैराग्राफ है, उसकी आपको देखिए 2nd लाइन में दिया हुआ है, फार्मर्स मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट्स हैव बीन नैरोइंग बिकॉज से बहुत अच्छा आंसर दिया हुआ है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तक आप लिख सकते हैं, बिकॉज से लेकर और प्रोड्यूस तक लिख सकते हैं। इसमें भी बिकॉज से दिया हुआ है, और आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, वाई हटा दें, फार्मर्स मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट्स और ये बीन के पास में बिल्कुल हैव ला के रख दें, हैव बीन नैरोइंग, और ये हटा दें और बिकॉज से शुरू कर दें। वैसे इसमें ऑलरेडी आपका जो आंसर है वो बिकॉज से शुरू हो रहा है। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द सीजनल एग्रीकल्चर पुट अफेक्ट ऑन फार्मर्स। किस प्रकार जो मौसमी खेती है वो किसानों के ऊपर बुरा प्रभाव डालती है। इसका आंसर आपसे पूछा है सीजनल। तो इसी पैराग्राफ में जो दूसरा पेज है उसके 3rd पैराग्राफ में ही आपके यहाँ पर देखिए 4th लाइन में दिया हुआ है, इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एग्रीकल्चर इज सीजनल ऑक्यूपेशन। यानी E1 से लेकर E1 टुडे से लेकर सीजनल ऑक्यूपेशन तक। अब ये बिल्कुल ये सेम सीजनल एग्रीकल्चर मिल गया, सीजनल एग्रीकल्चर, और ये मिल गया तो बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर रोक देते हैं और ये आंसर पूरी तरह से गलत हो जाता है। जबकि इसका आंसर इस लाइन के बाद में है, कैसे प्रभाव डालता है, और बहुत से लिखेंगे इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, कई जिलों में। जबकि हमें क्या आंसर देना है, वो पूछ रहा है कि क्या प्रभाव डालता है, तो कितने जिलों में, ये तो पूछ ही नहीं रहा। तो आपको लिखना है इसका आंसर फार्मर्स गेट ओनली, या तो आप इसको ऐसे लिखें, हाउ डज द सीजनल एग्रीकल्चर पुट, तो ये हाउ हटाएंगे और डज हटाएंगे, और डज हटेगा तो यहाँ पुट में एस आ जाएगा। यानी यहाँ से आंसर बनाएंगे, द सीजनल एग्रीकल्चर पुट्स इल अफेक्ट ऑन फार्मर्स, किस प्रकार बुरा प्रभाव डालता है। और फिर हम आंसर लिखेंगे एज, जैसे कि एज लगा के लिख दे, जैसे इसमें लिखा एज फार्मर्स गेट ओनली से लेकर आपको लिखना है बोथ एंड्स मीट तक, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फार्मर्स गेट ओनली 1 क्रॉप पर ईयर से लेकर मीट तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी ने फार्मर्स गेट से लेकर मीट तक लिख दिया उसका भी सही है, और इनमें डिस्ट्रिक्ट भी लगा दिया तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो इसमें नंबर काटता है या नहीं काटता है, नहीं तो इसको सही भी कर सकता है, बाकी एग्जैक्ट आंसर मैंने लिखा वो रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी डन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। अब इसकी लाइन कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल ये अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसानों की दशा सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। अब ये जो आपका लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है पूरा, ये पूरा पैराग्राफ ही इस का आंसर है। लेकिन क्या आप इतना बड़ा पैराग्राफ आंसर में लिखकर आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और लिखकर आ गए तो इसके मार्क्स मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस आंसर को शॉर्ट करना होगा। अब इतना बड़ा आंसर है, इसको शॉर्ट कैसे करें वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। हालांकि आंसर तो इतना बड़ा ही है, सारी बातें इसमें वही लिखी इनकी दशा सुधारने की ही, लेकिन इतना बड़ा आंसर हम लिख नहीं सकते। इसका मैंने आपको तरीका बताया है, और वो तरीका है, आप यहाँ पर देखिए 3rd लाइन में द गवर्नमेंट्स, यानी सरकार को क्या करना चाहिए और अन्य लोगों को क्या करना चाहिए। अगर हम इनको अलग अलग लाइन्स के बजाय एक साथ लिख दें कि इन सबको किसानों की मदद करनी चाहिए, और वो सबका अलग अलग पार्ट दिए हुए, उन सबके नाम लिख दीजिए आप। इतने चीज़ों को, इतने लोगों को, इतने प्रकार के संस्थानों को किसानों की मदद करनी चाहिए, उनको एक साथ लिख दो। क्या क्या उन्हें अलग अलग करना चाहिए वो ना लिखें। जैसे हमने लिखा द गवर्नमेंट एफर्ट शुड बी टारगेटेड से लेकर हमने लिख दिया स्मॉल फार्मर्स तक। ये तो हमने आपके 3rd और 4th लाइन लिख दी, 4th में से आधी लाइन लिख दी। उसके बाद में हमने केवल ये लिखा दे शुड बी हेल्प्ड,
उन्हें मदद करनी चाहिए। दे कौन है यहाँ पर, ये फार्मर्स ही दे हैं। दे शुड बी हेल्प्ड। अब आप देखिए लास्ट से सेकंड लास्ट लाइन में दिया हुआ है हेल्प द फार्मर्स के बाद जनरल पब्लिक, एनजीओ, कॉरपोरेट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू कैन प्ले अ पार्ट इन हेल्पिंग। तो हमने क्या लिख दिया, दे शुड बी हेल्प्ड, उन्हें मदद दी जानी चाहिए बाय, अभी सारा नाम लिख दिया हमने, सारे जनरल पब्लिक, एनजीओ, कॉरपोरेट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, और इसको हमने शॉर्ट में कर दिया, आंसर भी बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके मीनिंग्स वाले में। तो क्राइसिस का मतलब संकट होता है, और इसका जो आपकी मीनिंग दिया हुआ है मिलता जुलता लगभग, और वो है आपके एडवर्सिटीज, और ये दिया हुआ है आपके पेसेज के पहले पेज के थर्ड लाइन में दिया हुआ है एडवर्सिटी यानी आपदा, विपत्ति, संकट। इसके बाद में है जॉब। जॉब का मतलब होता है कोई व्यवसाय, और ऑक्यूपेशन का मतलब भी क्या होता है, व्यवसाय। और ये आपकी खेती वाले उसमें से दिया हुआ है कि ये इनके लिए क्या है, सीजनल ऑक्यूपेशन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और इसमें ये आपके देखिए तीसरे पैराग्राफ में, यानी दूसरे पेज के तीसरे पैराग्राफ की नीचे से हम देखें तो आपकी सेकंड लाइन है लास्ट से ऊपर, सीजनल ऑक्यूपेशन, जिसका आंसर अभी हमने लिखा था। तो यहाँ से आपके ऑक्यूपेशन मिल गया। और फिर दिया हुआ है पेन्स। पेन्स का मतलब होता है कष्ट, दर्द, गम, और इसका मतलब होता है ऊज, जो आपके दिया हुआ है लास्ट पेज यानी थर्ड पेज की सेकंड लाइन में दिया हुआ है सॉल्यूशन टू एंड द ऊज ऑफ फार्मर्स, यानी कि किसानों के गम दूर को, जो गम है उन्हें दूर करने का सॉल्यूशन क्या है, ये ऊज है। इस प्रकार ये 9 क्वेश्चंस और इनके आंसर्स हैं। फिर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे ताकि अनसीन पेसेज का आपका एक भी नंबर ना कटे और फुल मार्क्स आप लेकर आएँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।